हेलो एवरीवन। आज है 7 दिसंबर और जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। डिजी यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ देखेंगे एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर और कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स। जो जियोलॉजिस्ट है उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो भी ये कोस्टल जो रेड सैंड ड्यून्स हैं इनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये कहाँ पे, ये है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। और यहाँ के की पॉइंट्स क्या हैं इस साइट के। इसको ईरामटी दिबुलु भी बोला जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मैनी साइट्स ऑफ विशाखापट्टनम विच हैज़ जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। The site is located along the coast and is about 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ विशाखापट्टनम सिटी। विशाखापट्टनम सिटी के 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर ये पड़ता है और 4 किलोमीटर है साउथ वेस्ट ऑफ भीमो भीमुनीपट्टनम। द साइट वॉज डिक्लेयर्ड एज जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट बाई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। GSI के द्वारा इसको जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था 2014 के अंदर। और जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है इसको उसके द्वारा इसको लिस्ट किया गया था अंडर द प्रोटेक्टेड साइट कैटेगरी के अंदर 2016 में। डिस्ट्रीब्यूशन को की बात करें तो ऐसे ऐसे जो सैंड ड्यून्स हैं ना, ये काफ़ी रेयर हैं। ठीक है, और केवल 3 ही जगह पे अभी तक पाए गए हैं ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर, जो कि साउथ एशिया के अंदर कहाँ कहाँ है। टेरी सैंड्स तमिलनाडु, ईरामट्टी डिब्लू जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं वो है कहाँ पे, ये है विशाखापट्टनम। और एक साइट और है जो कि श्रीलंका के अंदर है। देयर डू नॉट occur इन इक्वेटोरियल रीजन और टेम्परेट रीजन ड्यू टू मैनी साइंटिफिक रीजन्स। यहाँ की यूनिकनेस क्या है इस सेडिमेंट की। एक तो कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन। जो रेड सेडिमेंट है वो है पार्ट ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड रिप्रेजेंट द लेट क्वार्टनरी जियोलॉजिकल एज। तो क्या सीन है ना कि जो ये इनकी जो जब से ये बन रहे हैं, ठीक है, ये आज से नहीं बन रहे, मतलब जब से हमने हमारा जो इवोल्यूशन हुआ था ना, उससे पहले से भी ये यहाँ पे है। करीबन 2.6 मिलियन ईयर अगो से यहाँ पे ये बनना स्टार्ट हो गए थे। तो उसके बाद से भी इनके अंदर काफ़ी इवोल्यूशन होता है। और जियोलॉजिस्ट ने इसी वजह से इसको साइंटिफिक इम्पोर्टेंस के नाम से कहा है कि भाई इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि इससे हमको क्या क्या पता लग सकता है कि भाई जो पहले का टाइम था जब ये इनको इनका बनना स्टार्ट हुआ था, तो तब की सिचुएशंस क्या थी क्लाइमेट की, और आज की क्या सिचुएशन है, तो उनको कोरिलेट करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो वही सब यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो एक बार को। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोटेक्टिंग ऑफ दिस साइट। इस साइट को प्रोटेक्ट करने का क्या सिग्निफिकेंस है। पहली बात तो इट इज़ सिग्निफिकेंट टू प्रोटेक्ट दिस साइट बिकॉज इट हेल्प अस टू स्टडी टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, भाई जो पहले के टाइम में और जो आज का टाइम है उसके अंदर क्या क्या क्लाइमेट चेंज हुए हैं, ठीक है, वो स्टडी करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प होगी। ये साइट करीबन 18,500 से 20,000 साल पुरानी साइट है। इट इज़ लाइवली साइंटिफिक इवोल्यूशन साइट विच डिपिक्ट्स द रियल टाइम इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। मतलब इतनी पुरानी है ना, यहाँ पे जो क्लाइमेट का जो चेंज की वजह से जितने भी इसके अंदर इवोल्यूशन हुए, इसके अंदर जो बदलाव आए हैं, उनको हम रियल टाइम के अंदर क्या कर सकते हैं ना, देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं उनको। करीबन 18,500 साल पहले जो बे ऑफ बंगाल का जो एरिया था, वहाँ का जो समुंदर था, वो करीबन आज की जगह से 5 किलोमीटर पीछे से स्टार्ट होता था। देख लो, इतने टाइम के बाद में 5 किलोमीटर का एरिया समुंदर ने अपने अंदर समा लिया। The site also has archaeological significance as the study of artifacts indicates an upper Paleolithic horizon and on cross dating assigned to late Paleocene epoch which is 20,000 BC। मतलब ये 20,000 साल पुराना भी है। जैसे कि कार्बन डेटिंग हम करते हैं जिससे कि एक एज का हमको पता लगता है कि ये साइट कितनी पुरानी है, उस हिसाब से देखें तो ये करीबन करीबन 20,000 साल पुरानी है। This site was home to the prehistoric man, as the excavation at several places in the region revealed some stone implements of three distinctive periods and also the pottery of Neolithic man। जो नियोलिथिक एज के अंदर जो इंसान रहते थे, ठीक है, तो उस टाइम पे जो उनकी पोइट्री बनाने का जो क्या कह सकते हैं एक हम तरीका था, ठीक है, वो वहाँ की जितनी भी एक्सकेवेशन साइट्स हैं उनके अंदर देखा जा सकता है। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो है डिजी यात्रा। ठीक है,
Recently, government has introduced a paperless entry at select airport to make air travel hassle free. अब क्या सीन होता है ना, जैसे ही हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर होते हैं तो हमारी कई जगह पे चेकिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। लेकिन जो डिजी यात्रा यात्रा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर क्या होगा, एक पैसेंजर, उसके पास एक टिकट है और उसको एक कोड दे दिया जाएगा। ठीक है, उस कोड को आपको आगे जाके रजिस्टर करवाना एयरपोर्ट के अंदर, जहाँ पे जब वो रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, जैसे ही आपकी डिजी यात्रा आईडी एक्टिवेट होगी, उस टाइम पे आपके बायोमेट्रिक और फेस का जो क्या कहते हैं, आपका फेस स्कैन हो जाएगा और वो सारा डेटा आपका अपडेट हो जाएगा डिजी यात्रा ऐप के अंदर। जैसे ही एंट्री लोगे गेट के ऊपर, तो वहाँ पे भी आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपका बायोमेट्रिक और आपका फेस क्या है ना, स्कैन हो जाएगा, वहाँ से भी एंट्री हो जाएगी। ऐसे करते करते जो सिक्योरिटी चेक्स होंगे वहाँ पे भी आपका फेस और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होगा। जैसे ही वो डेटा के अंदर जो अपलोड हुआ था थोड़ी देर पे पहले, वहाँ पे मैच हो जाएगा तो आपको एंट्री मिल जाएगी। ऐसे ही इमिग्रेशन के टाइम पे भी आपका जो फेस बायोमेट्रिक मैच हो जाएगा और पैसेंजर का डेटा सेट क्या है ना, पासपोर्ट स्कैन किया जाएगा, उसके साथ ही आइरिस और फेस स्कैन हो जाएगा, तो वहाँ से भी आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। बोर्डिंग के समय पे भी यही सेम चीज़ें होंगी और क्या है ना, फिर आपको डायरेक्ट आप बोर्ड कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे कहीं पे भी आपको किसी भी तरह तरह का कोई भी पेपर दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। और फिलहाल ये फर्स्ट फेज़ के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है 7 एयरपोर्ट्स के अंदर, दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी। और जो बाकी के 4 रह गए, हैदराबाद, कोलकाता, बॉम्बे और विजयवाड़ा, यहाँ पे कब से स्टार्ट हो जाएगा, मार्च 2023 से। और धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को पूरी इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। डिजी यात्रा है क्या? डिजी यात्रा एनविजेज दैट ट्रैवलर पास थ्रू वेरियस चेक पॉइंट्स। जो भी ट्रैवलर्स हैं वो काफ़ी चेक पॉइंट्स के थ्रू होते हुए एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को सिंपल बनाने के लिए, पेपरलेस बनाने के लिए, कॉन्टैक्टलेस बनाने के लिए यहाँ पे फेशियल फीचर्स का इंट्रोड्यूस किया गया है कि भाई आपकी आइडेंटिटी चेक करने के लिए आपका फेशियल स्कैन हो, आपका बायोमेट्रिक स्कैन हो। With this technology, entry of the passenger would be automatically processed based on the facial recognition system at all the checkpoints। जितने भी चेक पॉइंट है वहाँ पे आपका फेशियल रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा, जैसे कि जब एंट्री लोगे या फिर सिक्योरिटी चेक होगा या फिर एयरपोर्ट के अंदर एयरक्राफ्ट के अंदर बोर्ड कर रहे होगे तब, तो वहाँ पे भी काफ़ी हेल्प होगी। और इसको इम्प्लीमेंट करने वाली कौन सी है, डिजी यात्रा फाउंडेशन किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में। Digi Yatra Foundation is a joint venture company whose shareholders are Airport Authority of India, Bengaluru Airport, Delhi Airport, Hyderabad Airport, Mumbai Airport, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इसकी क्या है, शेयर होल्डर्स कंपनी है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि जो फ्लाइंग जो एक्सपीरियंस उसको और भी कन्वीनियंट बना देती है। और ऊपर से जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर किसी भी तरह की भीड़ भाड़ ये होने नहीं देता। फिर बात करते हैं फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एट वेरियस एयरपोर्ट अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग दुबई पे भी, जो दुबई एयरपोर्ट है वहाँ पे भी फेशियल रिकॉग्निशन होता है, सिंगापुर, एटलांटा, जापान, यहाँ पे हर जगह पे ये इस तरह की टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद है। इससे क्या है ना, जो लोअर कॉस्ट ऑपरेशन हो जाता है, मतलब पेपर्स का यूज़ नहीं होगा तो उस वजह से उसके अंदर भी कटौती हो जाएगी, ठीक है, वो खर्चा भी बच जाएगा। डिजिटाइज करंट मैनुअल प्रोग्रेस टू ब्रिंग बेटर एफिशिएंसी। तो क्या है, जैसे ही सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो आपको ज़्यादा वेट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, सारे काम जल्दी जल्दी निपटना स्टार्ट हो जाएंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। तो जो ये एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर है, ये बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन सिंगापुर एंड इंडियन आर्मी, ठीक है, जो कि कहाँ पे चल रही है, महाराष्ट्र के अंदर फील्ड फायरिंग रेंजेस में। व्हाट इज एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर? अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज इन्वॉल्व शोकेसिंग जॉइंट फायर पावर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड यूज ऑफ न्यू जनरेशन इक्विपमेंट बाई आर्टरी आर्म्स ऑफ बोथ द आर्मी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है ना, इस एक्सरसाइज के अंदर दोनों आर्मीज़, ठीक है, अपनी अपनी प्लानिंग्स दिखाती हैं और उन प्लानिंग्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो दिखाती हैं। और जितने भी नई जनरेशन के जो हथियार हैं उनको दोनों कंट्रीज़ क्या करती है ना, दोनों कंट्रीज़ की जो आर्मी है वो आपस में यूज़ करने का
दिखाती, प्रदर्शन करती है बल्कि उनका। और एक्सरसाइज के अंदर क्या है कि दोनों कंट्रीज़ की जो आर्मी है वो पार्टिसिपेट करती है एक जॉइंट कंप्यूटर वार गेम के अंदर। एक्सपर्ट एकेडमिक डिस्कशन होता है जो कि कंडक्ट होता है मॉडर्न ट्रेंड्स के ऊपर, आर्टरी या फिर रिफाइनमेंट ऑफ आर्टरी प्लानिंग प्रोग्रेसेस के अंदर। The exercise achieved its aim of enhancing mutual understanding of drills and procedures and improving interoperability between the two armies। तो यहाँ पे क्या है ना कि दोनों देश की जो आर्मीज़ है वो आपस में क्या है ना एक दूसरे के साथ में जो उनका कनेक्शन है वो अच्छा बैठना स्टार्ट हो जाता है। उससे क्या है कि आगे इन फ्यूचर अगर दोनों कंट्रीज़ को कोई मिलके कोई ऐसा प्रोग्राम या प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या फिर कहीं पे कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, तो उसमें क्या है ना अगर दोनों कंट्रीज़ की आर्मी वहाँ पे होंगी, तो आपस में एक दूसरे के साथ जो प्लान है ना साझा करके उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने में भी काफ़ी मदद होएगी। व्हाट आर द अदर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर? सिंगापुर और इंडिया के बीच में ऐसी और कौन सी एक्सरसाइज है? एक तो हो गया बोल्ड कुरुक्षेत्र जो कि आर्मी की है, फिर जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एयरफोर्स की है, फिर है सिमटेक्स जो कि थाईलैंड के साथ में भी मिलके होती है। अब बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी क्या है ना जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ट्रिब्यूट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन पे 3 दिसंबर 2022 को। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कौन? या इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? जरदाई, सिवान, बिहार के अंदर 3 दिसंबर 1884 को। किसके बेटे थे ये? महादेव सहाय के। एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने सबसे फेम्ड सबसे जाने-माने कोलकाता का जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है, उसके अंदर अपना दाखिला लिया था 1902 के अंदर। 1915 के अंदर इन्होंने जो मास्टर्स इन लॉ के जो एग्ज़ाम था, उसके अंदर इन्होंने अपीयर हुए, ठीक है? फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। और उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से इन्होंने एग्ज़ाम को पास किया और गोल्ड मेडल भी जीता उसके अंदर। 1916 के अंदर ही कॉमेंस्ड हिज लीगल कैरियर इन पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने अपना जो लीगल कैरियर उसकी शुरुआत कर दी थी। और जो इनकी डॉक्टरेट है वो इन्होंने कहाँ से पूरी की? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद लॉ के अंदर 1937 में। अब बात करते हैं इनका रोल क्या रहा है फ्रीडम फाइट फॉर फ्रीडम के अंदर। तो पहली बात तो एसोसिएशन विद गांधी जी। गांधी जी के साथ भी मिलके इन्होंने काफ़ी काम किए। जैसे कि गांधी जी जब चंपारण डिस्ट्रिक्ट आए थे, जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन था उसके ऊपर बिहार में, तब इन्होंने क्या करा था ना गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया था चंपारण कि आप अपने वॉलंटियर्स के साथ में यहाँ पे पहुँच जाओ। गांधी जी के इन्फ्लुएंस में रह के इनके जो व्यूज़ थे, ठीक है? कास्ट पे और अनटचेबिलिटी पे, वो भी काफ़ी आगे बढ़ के निकल के आए। द चंपारण सत्याग्रह नॉट ओनली ब्रॉट हिम क्लोजर टू महात्मा गांधी। जो जैसे ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो उससे है ना ये गांधी जी के जो विचार हैं उनसे काफ़ी प्रभावित हो गए और उनके काफ़ी क्लोज आ गए थे। बट आल्सो चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ हिज लाइफ। और वहीं से जो इनकी जो पूरी ज़िंदगी का जो एक मोड़ था ना, सबसे बड़ा मोड़ वहीं पे आके काफ़ी बदलाव आ गए इनकी ज़िंदगी में। जो रोलैक्ट एक्ट हुआ था 1918 के अंदर, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 के अंदर, उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और क्लोज ले आए, किसके? गांधी जी के। फिर बात करते कॉल फॉर नॉन कॉरपोरेशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉल्ड फॉर नॉन कॉपरेशन इन बिहार एज अ पार्ट ऑफ गांधी जीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जैसे कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था, वैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा, क्या किया कि हम भी बिहार के अंदर ऐसा ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। नेशनल कॉलेज की बात करें तो ही गेव अप हिज लॉ प्रैक्टिस एंड स्टार्टेड ए नेशनल कॉलेज नियर पटना। पटना के पास में इन्होंने एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की 1921 के अंदर। साल सत्याग्रह की बात करें तो 1930 के अंदर गांधी जी ने साल सत्याग्रह स्टार्ट किया था और उन्हीं की गाइडेंस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साल सत्याग्रह लॉन्च किया कहाँ पे? बिहार के अंदर नाखास पोंड में। Batch after batch of volunteers courted, arrested while making salt. He called it more volunteers. जितने भी लोग वहाँ पे साल्ट बना रहे थे उनको पुलिस पकड़ ले जाती और ये फिर और लोगों को बुला लेते, मतलब लोग अरेस्ट होते जा रहे थे लेकिन वहाँ पे वॉलंटियर्स की कमी नहीं हो रही थी। He then sold the manufactured salt aid to raise fund.
तो जो इन्होंने साल्ट को मैन्युफैक्चर किया, उससे क्या है ना, इन्होंने जितने भी फंड्स थे उनको इकट्ठा किया और उसी के उपलक्ष्य में इनको 6 महीने की सज़ा भी हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया 1911 में, जब उनका जो एनुअल सेशन चल रहा था कोलकाता के अंदर। ही प्रिसाइडेड ओवर द बॉम्बे सेशन का जो कोलकाता सॉरी नेशनल कांग्रेस का जो सेशन चल रहा था बॉम्बे में, तो उसको इन्होंने प्रिसाइड किया और द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन अक्टूबर 1934, फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन अप्रैल 1939। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी ने रेजिग्नेशन दे दिया था एज ए जो प्रेसिडेंसी थी कांग्रेस की, उससे अप्रैल 1939 में, तो उनके बाद किसको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1946 में इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की इंटरिम गवर्नमेंट थी। वहाँ पे ये क्या बन के निकले? मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। और फिर इन्होंने एक स्लोगन भी दिया, ग्रो मोर फूड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब इसके बारे में देखते हैं। जुलाई 1946 में व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश्ड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ही वाज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, भारत का संविधान बनाने का काम जिसको दिया गया था, तो उसके प्रेसिडेंट के रूप में इनको चुना गया था। कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द चेयरमैनशिप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन जिन कमेटीज़ के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन बने थे, तो उनको देख लेते हैं एक बार। पहली थी एडहॉक कमेटी, जो कि नेशनल फ्लैग के ऊपर थी। फिर कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। 2.5 years after the independence, 26 January 1950, the Constitution of India was ratified and he was elected as India's first president. तो जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ, उसी के बाद से भारत के जो पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन के आए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के बारे में बात करते हैं। 1962 में जैसे 12 साल हो गए थे प्रेसिडेंसी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रिटायर हो गए। ठीक है, और फिर इनको भारत रत्न से नवाजा गया था, जो कि इंडिया का नेशनल हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रिकॉर्डेड हिज लाइफ एंड डिकेड्स बिफोर द इंडिपेंडेंस इन मैनी बुक्स विच इंक्लूड सत्याग्रह एट चंपारण, इंडिया डिवाइडेड। फिर एक इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, आत्मकथा। फिर महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रिमिनियंसेस, बापू के कदमों में। ये कुछ बुक्स हैं जिनके अंदर इनका हमेशा से जिक्र रहा है। डेथ की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो अपनी लाइफ के आखिरी लम्हे थे रिटायरमेंट के समय में, वो कहाँ पे बिताए थे? सदाकत आश्रम में, जो कि कहाँ पे है? पटना के अंदर। और जो इनका देहांत हो गया था 28 फरवरी 1963 के अंदर। सो ये थी आज की क्लास। बताइएगा कैसी लगी, कोई कमी रह गई हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। और कोई भी सुझाव सजेशन हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।